नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो 69 बीपीएससी के रिगार्डिंग है। 68 जो लोग दे रहे हैं मेंस, कृपया ना देखें वीडियो को। 69 बीपीएससी जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया है उसके अकॉर्डिंग है, और कैसे क्या तैयारी करना चाहिए उसी पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है जब से एग्ज़ाम कैलेंडर आया है, इतने कम दिनों में मेंस की तैयारी कैसे करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे हम लोग डिटेल में। तो अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो समाप्त होगा तब तक आपकी बहुत सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। और दूर बैठे मैं समाधान कैसे करता हूँ, समाधान आप ही के पास होता है, मैं बस बता देता हूँ कि हाँ इस प्रकार से इसका समाधान हो सकता है। ओके, तो जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया है उसमें डेट है आपके 69 बीपीएससी का। उसको पहले देखते हैं। 30 सितंबर को आपका पीटी होगा। ओके, 15 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा, या इससे पहले ही आ जाए शायद। और 9 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में मेंस का एग्जामिनेशन होता है। पहले ही डेट दे दिया गया है इसी कारण से, क्योंकि आगे आपको समस्या ना आए कि हाँ कम समय दिया गया है, ये सब के कारण। देखिए एक चीज़ अगर देखें हम लोग तो 15 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच में करीब में 20 दिन बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, मेंस के लिए। असल तो यही होता है जब प्रीटी का रिजल्ट आ जाता है तब। इतना कम किसी भी में नहीं दिया जाता, यूपीएससी में भी नहीं दिया जाता है, किसी भी एग्जामिनेशन इतना कम समय नहीं दिया जाता है। कम से कम 60 दिन का समय तो देते ही हैं, 2 महीने का समय तो कम से कम देते ही हैं पीटी और मेंस के बीच में। लेकिन खैर अब जो उन्होंने जारी कर दिया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा। अभी तक तो यही है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। तो 15 नवंबर को आपका पीटी का रिजल्ट आएगा। 9 दिसंबर 2023 से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, और 30 सितंबर को तो आपका पीटी ही होगा। तो अगर देखें हम लोग तो हमारे पास दिन बहुत कम बचेंगे। तो इसके लिए क्या है, अगर सही में देखें तो आज कितना तारीख है, 23 अप्रैल, और कब है तो 9 दिसंबर। बहुत बड़ा समय है आपके पास। इस पूरे समय को अगर आप सही से यूटिलाइज करेंगे तो बहुत ही आसान होता है निकाल पाना। अब बहुत बड़ा समय है वाकई। बीपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा खासा समय दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया गया है कि हाँ बेटा इस दिन एग्ज़ाम होगा आपका, 9 दिसंबर से आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, 30 सितंबर को आपका पीटी एग्जामिनेशन होगा, तैयार हो जाओ। ये पहले ही समय इसीलिए दिया गया है, रिजल्ट आपका कैलेंडर बना के इसीलिए दिया गया है ताकि आप पहले से ही तैयार हो जाएँ इस चीज़ को लेकर। ओके, ये तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है कि मेंस की तैयारी इतने कम दिनों में कैसे करेंगे हम। यही बहुत सारे लोगों की समस्या थी, बहुत सारे लोगों की, कि 69 बीपीएससी मेंस की तैयारी हम कैसे करेंगे। इससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 69 बीपीएससी पीटी आपने क्वालिफाई कर लिया, पहले एक स्टेज आपको पार करना है तब आप यहाँ पर जाएंगे। डायरेक्ट यहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो यानी कि अभी से जो आप तैयारी करेंगे तो सिर्फ मेंस का मत सोचिए कि मुझे 15 ही दिन मेंस का मिलेगा। वो तब आपके किस्मत में आएगा जब आप पीटी पास कर जाएंगे, और वो पास करना उतना आसान नहीं होगा। ओके, मैं डराने नहीं आया हूँ, मैं हकीकत बताने आया हूँ। जो लोग मेंस को लेकर चिंता में थे कि मेंस की तैयारी इतने कम दिनों में कैसे करेंगे, तो पहले आपको पीटी पास करना पड़ेगा। ओके, और 69 का बीपीएससी के पीटी का भी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है फॉर्म वगैरह का। तो पीटी में अगर कुछ उन्होंने ऑप्शन वगैरह बदला तो वो सब भी आपको ही तैयार रहना पड़ेगा पहले से ही। तो हम कुछ ऐसा लेकर चलें अभी से ही, 23 अप्रैल से ही। वैसे तो मैं 12 फरवरी से ही बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा लेकर चलिए। 23 अप्रैल से ही कुछ ऐसा लेकर चलें कि पीटी और मेंस इन दोनों की अपनी तैयारी अच्छी हो जाए। ख़ास तौर से अभी मेंस की तैयारी पर हम फोकस अच्छा करें, जिससे हमारा पीटी का भी बहुत सारा हिस्सा तैयार हो जाइए। यही चीज़ है अपने पास। तो अभी समय के हिसाब से तो यही है कि 30 सितंबर भी हमारा टारगेट है, और 30 सितंबर को क्वालिफाई करने के बाद 9 दिसंबर भी हमारा टारगेट है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आप मुझे बताइए, जो लोग चिंता में हो रहे थे इतने कम समय में कैसे तैयारी करें। 12 फरवरी के बाद से आपने तैयारी शुरू किया है मान लीजिए, तो अभी तक आप कुछ तो पढ़ चुके होंगे। जो लोग मुझसे जुड़े हुए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी तक आपने GS1 का बहुत सारा टॉपिक पढ़ा होगा, GS2 का बहुत सारा टॉपिक पढ़ा होगा, निबंध लेखन में भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये मत सोचिए कि आपने शुरू ही किया है। जिन्होंने अभी शुरू किया है उनके लिए तो अगर वो 12 घंटे भी दिन में पढ़ते हैं तो कम है।
इतना पढ़ना ही पड़ेगा जिन्होंने अभी शुरू किया और 69 वाकई टारगेट कर रहे हैं तो, क्योंकि सिर्फ कोचिंग और ऊपर ऊपर देखने से, गाइडेंस वीडियो देखने से नहीं होने वाला है, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। ये चीज़ तो क्लियर हो गया है ना। अब GS1 है, जैसे एक एक टॉपिक को लेकर चलते हैं। आपने मेंस के लिए GS1 में क्या सब पढ़ना है? 1850 के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? IR पढ़ना है और DI पढ़ना है। DI को लेकर बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। सिंपल मैथमेटिक्स, परसेंटेज, समानुपात और थोड़ा बहुत भी डायग्राम वगैरह समझ में आता होगा तो आसान होता है ये। PYQ पर अभी फोकस कीजिएगा, PYQ को सॉल्व कीजिएगा अच्छे से और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ का DI में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, एक कहीं पर कैलकुलेशन में गलत हुआ तो पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो सिंपल मैथमेटिक्स होता है, कोई बड़ा 30 मार्क खान नहीं होता है। सिंपल DI, डेटा इंटरप्रिटेशन आसान टॉपिक होता है मैथमेटिक्स का। हाँ, बस लेंदी होता है, कैलकुलेशन अधिक होता है, तो इसके लिए आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है, सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक नहीं, सिंपल कैलकुलेटर एग्जाम में आपके अलाउ होता है। तो DI के लिए PYQ पर फोकस कीजिएगा। PYQ को सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद से जहाँ से भी सवाल मिले प्रैक्टिस कीजिएगा इसका, बस और कुछ नहीं करना है DY में। ऐसा नहीं होता है कि स्पेशल मैथमेटिक्स के टीचर चाहिए आपको। PYQ अगर आपने सॉल्व भी देखना शुरू किया तो आपको धीरे धीरे, अगर 10th-12th भी सही से किया होगा आपने, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कहाँ किस प्रकार इसको सॉल्व किया जाता है। आसान होता है DI, कोई ऐसा मुश्किल नहीं होता। हाँ, लेकिन एक मिस्टेक से आपका बहुत सारा अंक कट जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। IR है, IR में 16 से 17 टॉपिक है मात्र, और 69 BPSC का मेंस होगा कब? तो दिसंबर में होगा। तब तक कुछ टॉपिक इरेलेवेंट हो जाएंगे, कुछ टॉपिक रिलेवेंट हो जाएगा, कुछ टॉपिक बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ जाएगा, हो सकता है कोई नया टॉपिक उभर के आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार करना पड़ेगा। तो अभी जो अपने चैनल पर प्लेलिस्ट अपलोड है IR का, उसको अगर आप देखते हैं तो आपका IR तैयार हो जाता है। मैं मेंस की तैयारी का रिगार्डिंग कह रहा हूँ, फिर मैं PT पर भी आऊँगा, चिंता मत कीजिए। IR आपका तैयार हो जाएगा, बेसिक से तैयार हो जाएगा। इसके आंसर राइटिंग कर लीजिए। और जैसे G20 है, G20 पर एक आंसर राइटिंग लॉन्ग फॉर्म में करके रख लिया, उसको बार बार रिवाइज कर लिया। जैसे क्वाड है, या फिर रूस यूक्रेन का मुद्दा हो, या डॉलर का मुद्दा हो, या UN का मुद्दा हो, इनको पढ़ेंगे आप तो बेसिक से समझ में आ जाएगा, कुछ भी ऐसा तोप मार खा नहीं होता है। तो IR का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको 16-17 वीडियो मिल जाता है, उसको आराम से बैठकर देखिएगा, उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। आंसर भी चेक कर ही देता हूं मैं, IR अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो जब DI और IR जो है वो सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया, तो एक ही तो बचा GS1 में, वो है क्या? मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्सन। मॉडर्न हिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हैं, या BL ग्रोवर से पढ़ रहे हैं, या 12th की NCERT जैसे आपने पढ़ा, 12th की ओल्ड वाली NCERT, कौन सी? ओल्ड NCERT पढ़ी, तो उसमें से आपको तो सारा कुछ मिल ही जाता है, बस उसको लिखकर प्रैक्टिस करने का होता है। 1850 के बाद तो हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक लिखकर प्रैक्टिस किया ही है। आप PYQ का सहारा ले सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का PYQ जो अलग अलग PCS और UPSC एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको लिखने की कोशिश कीजिए। बुक से देखकर ही सही, पहली बार लिखेंगे। लिखना आना चाहिए गुरु, मेंस पास करना है तो इसके लिए ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। लिखना आना चाहिए। लिखना आने का मतलब शैली अच्छी होनी चाहिए। आपको बस एक हिंट दे और उस पर आप लिख लें 4 पेज, ऐसा होना चाहिए। इससे बेसिक नहीं जा सकते। अगर आपको लिखना भी नहीं आता है तो सबसे पहले लिखना ही सीखिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तब फिर पढ़िएगा। समझ में आ रही है चीज़ें? तो अगर PYQ और जो मॉडर्न हिस्ट्री आपने स्पेक्ट्रम से पढ़ा है, और समय क्यों लगता है पता नहीं इतना, स्पेक्ट्रम 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा यार, 4 दिन में अगर ढंग से पढ़ो तो। कहानी जैसा तो है, पढ़ के ख़त्म कर दो। पढ़ाई का आवर तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अपना जो GS1 था उसका तो सभी सेक्शन आपका लगभग में कंप्लीट हो गया। नहीं कंप्लीट होगा तो आसान है, IR का वीडियो बस देखना है आपको, DI का बस PYQ से प्रैक्टिस करना है आपको। आसान होता है चीज़ें, उसको मुश्किल मत बनाइएगा। और GS1 का जो हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में लॉन्ग पूछे या शॉर्ट पूछे, हिस्ट्री में अगर मेंस की बात करें तो कला का जो चैप्टर है वो जो लिखा, पटना कलम लिखा हुआ, पाल आर्ट लिखा हुआ है, मौर्य आर्ट लिखा हुआ, 3 ही तो टॉपिक है आर्ट में GS1 में। विद्रोह में भी टॉपिक लिखे हुए हैं सिलेबस में, संथाल विद्रोह, वहाबी विद्रोह, 1857 का विद्रोह, ये टॉपिक लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। इन सबको तैयार कर लीजिए शॉर्ट आंसर लॉन्ग फॉर्म में। आपको बस मुख्य रूप से फोकस करना है 1850 के बाद के इतिहास पर, जहाँ से शॉर्ट आंसर और लॉन्ग फॉर्म पूछे जा सकते हैं। बाकी जो कला और जो विद्रोह का टॉपिक है उसी से सवाल पूछे जाएंगे मैक्सिमम। ये तो क्लियर हो गया है ना GS1 में? कोई दिक्कत ये चीज़ थी GS1 में? आप मुझे बताइए, डर किस चीज़ से रहे थे आप?
कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था गुरु। अब जैसे 1850 के बाद जो भी टॉपिक है, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, कांग्रेस की स्थापना हो, बंगाल विभाजन हो, चंपारण सत्याग्रह हो, गांधी से रिलेटेड सारे टॉपिक हो, उसके बीच बीच के छोटे छोटे टॉपिक हो, एक्ट हो, इन सब को पढ़कर और उसको लिख कर रख लेना है। यही तो करना है, और कोई ऐसा थोड़ी ना है इसमें कि कुछ खास करना है। डर क्यों रहे हैं आप लोग, पता नहीं कि मेंस के लिए कम समय है, कम समय, कम समय। मुख्य रूप से होता है कि लिखना आना चाहिए गुरु, और आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि हाँ लिखना क्या है इसमें। कंटेंट की कमी है तो बुक पढ़िए, और कोई चारा नहीं है। कहीं से अगर आप लेक्चर और कोचिंग ले रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। मैं सजेशन नहीं देता हूँ कोचिंग वगैरह लेने का, क्योंकि मुझे कोचिंग का कोई आइडिया है ही नहीं। देखो गुरु, अब दूसरे पर आ जाते हैं हम लोग, GS2 पर। GS2 का पहला सेक्शन क्या है? GS2 का पहला सेक्शन है अपना पॉलिटी का। और पॉलिटी में भी मैक्सिमम सवाल जो होते हैं वो करंट से पूछे जाते हैं। जैसे करंट में कोई चर्चा है, जैसे जातिगत जनगणना चर्चा में है, तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अब जैसे चुनाव आयोग चर्चा में है, या जैसे कोई भी चीज़ अगर चर्चा में हो, जैसे लोकसभा चर्चा में हो या राज्यसभा चर्चा में हो, उससे जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। बिहार स्पेशल जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा जाता था अभी तक। तो 68वीं BPSC का जो मेंस होगा, उसके बाद हमें आइडिया लग ही जाएगा कैसे क्या पेपर होगा। 69 BPSC के साथ ये बड़ी खासियत है कि 68वीं का एग्ज़ाम पहले हो रहा है, तो हमें आइडिया लग जाएगा कैसे क्या एग्ज़ाम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। मुख्य रूप से भी आपको किस पर फोकस करना है पॉलिटी में? पॉलिटी को आप ऐसे पढ़िए जिससे आपका PT में भी काम आए। स्टैटिक पर फोकस कीजिएगा, जैसे मूल अधिकार पढ़ लिया, संविधान का निर्माण पढ़ लिया, संविधान सभा पढ़ा, कर्तव्य पढ़ा, उसके बाद से DPSP पढ़ा, पंचायती राज पढ़ लिया। संवैधानिक बॉडीज़ तो एक बार में ख़त्म हो जाता है। संवैधानिक बॉडीज़ कैसे पढ़ी जाती है? जैसे चुनाव आयोग हो गया, या फिर और भी जितने भी बॉडीज़ हैं, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सब तो अलग से पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट कंप्लीट हो जाता है आपका, कुछ ही अलग है। अब ऐसे जितने संवैधानिक बॉडी हैं, उसमें से UPSC के चेयरमैन को छोड़कर, UPSC के चेयरमैन को हटाने का प्रावधान अलग है, बाकी सबको हटाने का प्रावधान तो एक ही है। सबका प्रावधान देख लिया, कार्य देख लिया एक बार, और क्या देखना है कि कैसे कितने दिनों तक इसके अध्यक्ष पद पर रहते हैं, बात ख़त्म हो गई। कम से कम 5 से 6 चैप्टर हैं जो UPSC बोल रहा हूँ, जो संवैधानिक बॉडीज़ जो हैं उन पर आधारित है। उन सबको आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं, कुछ घंटों में। क्यों? उनके कार्य पढ़े सबके अलग अलग, उनके अध्यक्षों का कार्यकाल पढ़ा, अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान देखा। मैक्सिमम तो सबका एक ही है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा, एकमात्र का अलग है, UPSC के चेयरमैन को हटाने का प्रावधान अलग है। बाकी सबका तो वही है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। बस अब क्या देखना है कि कितने साल तक पद पर रहते हैं, कार्य क्या है, कब कब बात खत्म हो जाती है वहीं पर। ऐसे ही पढ़ा जाता है पॉलिटी। समझ में आ रही है आपको चीज़ें? करंट के लिए कोई एक मैगजीन फॉलो कीजिए और न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए, कोई भी एक मैगजीन और न्यूज़पेपर। इकोनॉमिक्स जो है सेक्शन, इसमें मैक्सिमम सवाल करंट से ही पूछे जाते हैं। स्टैटिक पोर्शन ना के बराबर में पूछा जाता है। अब पूछा भी जाता है तो कृषि हो गया, बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया, और इन्हीं सब से सवाल पूछे जाते हैं। उद्योग से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, और इन सब का हमने प्रैक्टिस किया है सवाल लिखने कुछ दिन पहले ही। और जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट का डेटा आप पढ़ेंगे PT के लिए, तो वो आपको मेंस में काम देगा वहाँ पर। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। भूगोल से 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं, 3 सवाल। और इसके लिए हमने क्या बताया था कि भूगोल में बिहार का जो भूगोल है, उद्योग धंधों, इनको मिलाकर पढ़ना होता है। कोई स्टैटिक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा चर्चा में हो तो एक सवाल उठा के पूछ लेता है वो, नहीं तो सामान्य तौर पर नहीं पूछता है। शहरीकरण, आपदा प्रबंधन, और जो अलग अलग आपदाएं जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, या फिर धूल वगैरह का मैनेजमेंट कैसे होता है, ये भी एक सवाल पूछा था। शहरीकरण में कौन कौन सी समस्या है, या पानी की समस्या हो गई, इन सब से जुड़े हुए सवाल ज्योग्राफी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। वर्षा का पैटर्न हो गया, मानसून से जुड़े हुए सवाल अभी तक एक बार पूछा गया है। तो ये सब स्टैटिक टॉपिक है जिसको तो आप पढ़ ही रहे हैं। नहीं पढ़ रहे तो आप NCERT से पढ़ सकते हैं उसको आसानी से, अभी बुक पर भी आएंगे, चिंता मत कीजिएगा। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी हो गया। कोई भी जो आपके लिए मेंस के बुक होगा आपके पास, जैसे दृष्टि का जो मेंस का GS1 और GS2 का एक ही में आता है, दृष्टि मेंस BPSC की जो बुक आती है, उसमें आपको इकोलॉजी और साइंस टेक का चैप्टर टॉपिक वाइज मिल जाएगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसमें।
उसको बस एक बार पढ़ लेना है और उसके आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, DRDO हो गया, सॉफ्टवेयर के संबंधित एक बार सवाल पूछा गया है, और इसरो से संबंधित सवाल बराबर पूछे जाते हैं। करंट में कोई हॉट टॉपिक में कोई रॉकेट प्रक्षेपास्त्र का प्रक्षेपण हुआ है तो उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। स्पेस टूरिज्म से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये सब टॉपिक आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाता है, वहाँ से उसको पढ़ के उसका आंसर राइटिंग करके रख लेना है। बस क्लियर हो गया अपना मेंस का। ओके। निबंध के लिए एक ही चीज़ है अभी तो कि निबंध लिखना सीख लीजिए। 68वीं BPSC का जब मेंस हो जाएगा ना, तब हमें ये आइडिया लग जाएगा कि निबंध के किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी तक आपको बस एक ही चीज़ सीखना है कि लिखना कैसे होता है निबंध। अब आते हैं बुक्स पर। देखो गुरु, बुक्स जो होते हैं ना, वो सबसे मुख्य चीज़ हमारे पास ये है कि 12 फरवरी से जिन लोगों ने शुरू किया है उनकी तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही शुरू किया। उससे पहले से भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनकी तैयारी अच्छी हो गई होगी। अब चूंकि समय कम है तो अभी अब आपको मैं 6 to 12 NCERT के लिए तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा शायद, लेकिन समय बहुत ही कम बचा हो। वाकई समझ में आ रही है चीज़ें। अगर मैं टारगेट बनवाऊँ आपसे तो 23 अप्रैल है ना, तो यहाँ से 15 जुलाई और 15 जुलाई से 30 सितंबर ऐसे ही टारगेट कीजिएगा। 15 जुलाई तक में आपको PT प्लस मेंस इन दोनों की तैयारी करनी है। अब 15 जुलाई के बाद केवल PT पर लग जाना है, क्योंकि PT कठिन होता है। अब PT पास करना बहुत मुश्किल हो गया है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगले BPSC में अगर सीटें ज़्यादा आती हैं तो कट ऑफ भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है इससे, क्योंकि इसमें सीटें कम थी और सीटें अच्छी भी नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम स्किप किया था। और अगला जो PT होगा तो एक आइडिया भी तो लग गया है कि इस तरह का सवाल आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तो अभी अगर PT और मेंस का हमें पढ़ना है तो NCERT अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने 6 to 12 में बहुत सारे NCERT पढ़ लिए होंगे अभी तक, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आप 10 to 12 ही पढ़िएगा मैक्सिमम का, सबका 10 to 12 पढ़िएगा। हिस्ट्री का 11th और 12th का ही पढ़ना है, ओल्ड। हिस्ट्री का तो 11th 12th का पढ़ना है ओल्ड, और बाकी सबका 10 to 12 पढ़िएगा। और मत पढ़िएगा क्योंकि समय कम है, और न्यू पढ़ना है सबका बाकी का। हिस्ट्री का केवल 11th 12th का ओल्ड पढ़ लीजिएगा, उसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री जो 12th में दिया हुआ है उसको छोड़ सकते हैं आप ओल्ड वाले NCERT में। अगर आपने पहले से ही पढ़ा रहे हैं और न्यू वाला भी पढ़ लिया तो आप बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं, यकीन मानिएगा। आप बार बार रिवाइज़ कीजिए उसको और PYQ लगाइए तो आसानी से आपका PT मेंस क्लियर हो जाएगा। 10 12 ही पढ़िएगा और कुछ भी मत पढ़िएगा अभी तो। अगर आप सब्जेक्ट वाइज बात करें तो हिस्ट्री को लेकर मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये आपका 12th का NCERT इनफ होता है। एंशिएंट और मिडेवल ये 11th का इनफ होता है। मिडेवल में हिस्ट्री में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, प्रशासनिक जो परिवर्तन रहे ना मध्यकाल में, जैसे आप देखेंगे NCERT ओल्ड वाले में चैप्टर दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत के दौरान सामाजिक आर्थिक प्रशासनिक स्थिति और मुगल पीरियड के दौरान सामाजिक आर्थिक प्रशासनिक स्थिति। इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। उन दोनों चैप्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है हमें, जिसमें कल्चर हो, समाज हो, आर्थिक स्थिति हो, राजनीतिक हो, प्रशासनिक स्थिति जिसमें दिया हुआ रहता है। जो 2 चैप्टर हैं मध्यकाल में से, एक दिल्ली सल्तनत के बाद भी है और एक मुगल पीरियड के बाद भी है, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वहीं से आपके PT में सवाल पूछे जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी जो एंशिएंट और मिडेवल में सवाल पूछे जाते हैं वो बिहार स्पेशल से अधिक पूछे जाते हैं। PT की मैं बात कर रहा हूँ और PT के लिए हमें पढ़ना है तो ये बिहार स्पेशल का हम MCQ से तैयार कर लेंगे और NCERT अपना पढ़ा हुआ रहेगा। और NCERT का जब हम लोग MCQ लगाएंगे तो आपका वो भी तैयार हो जाएगा। हिस्ट्री तो हमारा तैयार हो गया पूरा, मेंस के लिए अभी आप कर रहे हैं। एंशिएंट मिडेवल अभी आप पढ़ रहे हैं, उसमें जब आप MCQ लगाना शुरू करेंगे तो वो भी आपका तैयार हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। साइंस पर चलते हैं। साइंस को लेकर मैंने हमेशा बोला है कि 6 to 12 NCERT ज़रूर पढ़िए। अगर नहीं पढ़ पा रहे, अब समय कम है, तो 11 12 की NCERT पढ़ लीजिए। और NCERT सार, जिनके पास समय कम है, जिन्होंने पढ़ लिया है उनको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। NCERT सार आप लगा सकते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्ट मिल जाते हैं आपको। और MCQ फिर हम लगाना शुरू करेंगे तो उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री, साइंस और करंट ये ऐसे टॉपिक होते हैं
हिस्ट्री, साइंस और करंट, और ज्योग्राफी थोड़ा सा, ये आपको पीटी क्वालिफाई करवा देंगे आसानी से। इस चीज़ पर फोकस अधिक रखना है, पढ़ते समय भी इस चीज़ पर फोकस अधिक रखना है पीटी के रिगार्डिंग जब पढ़ते हैं तो। हिस्ट्री साइंस की बात हमने कर ली, साइंस के लिए एनसीईआरटी ही पढ़ना है। और चिंता, पहले बात तो सबसे पहली चीज़ होना चाहिए, भयमुक्त पढ़ना होता है और क्रम में पढ़ना होता है हमेशा। रूटीन की अगर बात करें, बहुत सारे लोग बोलते हैं रूटीन, तो ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट को लेकर चल सकते हैं, एक दिन में 3 सब्जेक्ट को लेकर चल सकते हैं। कम सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे तो ज़्यादा घंटे दे सकते हैं उसको पढ़ाई को, और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये चीज़ क्लियर हो पा रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समय है आपके पास, बस आपको उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं ये चीज़ मायने रखता है। 23 अप्रैल है, 30 सितंबर है, काफ़ी समय है, 9 दिसंबर है, काफ़ी समय है, बस उसको मैनेज अच्छे से कीजिए। पढ़ने पर अधिक फोकस करना है, और दिन भर में 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लिख लिया या 1 घंटे प्रैक्टिस कर लिया काफ़ी होता है। लिखना आ जाना चाहिए, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, शैली पकड़ लेना चाहिए एक बार में। उसके बाद कंटेंट पर अधिक फोकस कीजिएगा पढ़ने पर। न्यूज़पेपर पढ़ना, अपने जीएस के सब्जेक्ट को पढ़ना, ज्योग्राफी को पढ़ना, पीवाईक्यू को पढ़ना। इससे क्या होगा ना, कंटेंट आपको मिलता जाएगा अच्छा खासा, जिससे आपको लिखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। करंट अफेयर की हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी सब्जेक्ट वाइज मैंने बुक वगैरह बताया हुआ है गुरु, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। तो करंट अफेयर में अगर मेंस की हम लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक, और पीटी का, पीटी में अपना फैक्ट पूछता है, इसकी तैयारी बिल्कुल अलग तरीके से करनी पड़ती है। मेंस में अपना आईआर के पोर्शन का तो मैंने बता दिया है, पॉलिटी के पोर्शन का भी मैंने बता दिया है कि पॉलिटी के लिए विजन वगैरह का जो नोट्स आता है, या अंतिम समय पर जो टॉपिक आएगा मेंस से पहले, उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो उसमें से आपका हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स वगैरह का तो बजट से अपना तैयार हो जाता है, या कोई योजना आई है, 9 दिसंबर की बात है इसलिए रुक जाइए, पूरे 6 महीने में हो सकता है। मेंस का करंट जो होता है ना, वो लास्ट 6 मंथ का ही होता है, इसलिए मेंस के करंट को लेकर अभी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अभी आप स्टैटिक पर फोकस कीजिएगा मेंस को लेकर। दिसंबर में अगर एग्ज़ाम है तो जून के बाद जो करंट अफेयर आता है ना, वो मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी भी 68वीं का जो मेंस होगा तो उसके लिए लास्ट 6 मंथ का एनसीईआर करंट वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो दिसंबर में अगर आपका एग्ज़ाम है तो जुलाई के जून के बाद का जो करंट होगा उससे सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे आपको। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, उसी हिसाब से करना है। पीटी का जो फैक्ट्स होगा वो हम लोग कहाँ से तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे मैगजीन आते हैं, उसके सारे एमसीक्यू करेंगे, टेस्ट सीरीज़ के एमसीक्यू करेंगे, और मैं भी बहुत सारे एमसीक्यू आपको ढूंढ कर करवा दूंगा। वन लाइनर भी इस बार करवा देंगे कुछ, और डेली न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारा आपका फैक्ट क्लियर होता जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा पीटी और मेंस के करंट अफेयर। हाँ, लेकिन करंट अफेयर फोकस अधिक रखना है। अगर कहीं से भी आपको अगर एमसीक्यू मिलता है करंट का तो उसको प्रैक्टिस कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 30 सवाल पूछे जाते हैं, और ये 30 आपको पास कराने और फेल कराने में बहुत मायने रखते हैं। क्लियर हो गया होगा। सभी सब्जेक्ट का मैंने बताया है, GS1 का भी बताया है, GS2 का भी मैंने बताया है, करंट अफेयर का भी बताया है, पीटी का भी बताया है मैंने। बुक्स वगैरह पहले ही मैं बता चुका हूँ। कम समय है तो अब कोशिश कीजिए कि 10th से 12th बुक्स पर फोकस कीजिए, और पढ़ने के आवर को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जल्दी से कंप्लीट करना है आपको। रेफरेंस बुक में अगर डायरेक्ट कोई रेफरेंस बुक पढ़ना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है, आप पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं, और समझ बनाने के लिए मेंस के लिए एनसीईआरटी बेसिक होता है। एनसीईआरटी पढ़ के कोई पास नहीं होता है, लेकिन वो बेसिक समझ के लिए ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए पहले बेस की ज़रूरत पड़ती है। रेफरेंस बुक में तो पॉलिटी में वही लक्ष्मीकांत वगैरह आप पढ़ रहे होंगे, उसको जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि समय कम है अभी आपके पास। 15 जुलाई तक में आपको कम से कम 2 बार तो कर लेना ही पड़ेगा, उसके बाद की आगे की रूपरेखा तैयार होगी पीटी की। 15 जुलाई तक में अगर आपने मेंस का आंसर राइटिंग अच्छा कर लिया, निबंध भी लिख लिए थोड़े बहुत, और सिलेबस भी अच्छा खासा 2 बार कवर कर लिया, तो यकीन माने सिलेक्शन का 50% से 80% तो आपका श्योर हो गया है। बहुत सारे लोगों से आप आगे चल रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे कुंभकर्ण जागेंगे कब, वो जागेंगे जुलाई में, कि अब मुरट्ठा बांधो और शुरू हो जाओ तैयारी करने के लिए। तो उनसे अच्छी कंडीशन में होंगे आप। ओके, तो डरना नहीं है। सभी सब्जेक्ट को लेकर मैंने बताया है कि जैसे पढ़ रहे हैं उसी ढर्रे पर पढ़ते रहिए।
30 सितंबर टारगेट है। उससे पहले आपके पास 23 अप्रैल में ही अभी आप हैं। अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, इतना सारा समय है अभी आपके पास। छोटे छोटे टारगेट लीजिए कि आज मुझे 2 घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट कर देना है, आज मुझे 2 घंटे में ये बुक कंप्लीट कर देनी है, आज मुझे 3 घंटे में, आज मुझे 8 घंटे पढ़ना है, आज 10 घंटे, जितना भी पढ़ना हो उसको समय को डिवाइड करके, जैसे 8 घंटे है तो 2-2 घंटे का 4 शिफ्ट बना लीजिए। इन 4 शिफ्ट को फॉलो कीजिए, 2 सब्जेक्ट कोई लेकर या 1 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, जैसी आपकी इच्छा हो। एक सब्जेक्ट में थोड़ा बोरियत हो जाता है, 2 ले सकते हैं आप, 3 ले सकते हैं आप। इतना तो मिनिमम करना पड़ेगा आपको, चाहे आप कुछ भी कर रहे हों। वर्किंग हैं तो आपको अपने समय अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा। सारा कुछ मैंने बताने की कोशिश की है आप लोगों को, एक एक चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है। और कोई फिर भी दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको मदद कर दूंगा किसी भी स्तर से। और IR का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, गाइडेंस रिलेटेड में बहुत सारे बुक्स वगैरह है। GS2 का भी लेक्चर है अपने चैनल पर, और GS1 का भी है, निबंध का भी है। निबंध आज जो मैंने दिया है उसको लिखिएगा और फिर चेक करवा लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।